हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल फेमा लॉ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का डेफिनेशन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक ओवरव्यू करेंगे डेफिनेशन पार्ट को, उसके बाद एक फ्लो चार्ट के माध्यम से डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करेंगे एंड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे। तो ये डेफिनेशन काफी फेमा लॉ के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेमा लॉ की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करने के लिए किस एंटिटी पर ये फेमा लॉ अप्लाई हो रहा है, इसको डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को हम समझेंगे, क्योंकि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया सिर्फ यही कहता है कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया द पर्सन हु इज नॉट ए रेजिडेंट इन इंडिया। तो पर्सन रेजिडेंट इंडिया को अगर हम लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे तो हम पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को भी आराम से समझ जाएंगे। तो पर्सन रेजिडेंट इंडिया को हम लोग शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे PRI एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को PROI बोलेंगे, शॉर्ट एब्रिविएशन यूज करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं पर्सन रेजिडेंट इंडिया क्या होता है। तो फेमा लॉ के सेक्शन 2 क्लॉज V में डिफाइंड है पर्सन रेजिडेंट इंडिया क्या होता है। तो एक सेक्शन का एक अरेंजमेंट देखिए कि इस सेक्शन को कैसे ड्राफ्ट किया गया है। तो सेक्शन में देखेंगे कि पर्सन रेजिडेंट इंडिया का मीन्स है एंड दूसरा देख रहे हैं कि वर्ड डज नॉट इंक्लूड। तो दो पार्ट है जिसमें कह रहा है कि वर्ड डज नॉट इंक्लूड। इसके बाद सेक्शन का और भी है, ब्रांच ऑफिसेज वगैरह के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स, ठीक है। मीन्स फर्स्ट पर्सन रेजिडेंट इंडिया for more than 182 days a stay during the course of the preceding financial year. तो person residing in India for more than 182 days, this is the person resident in India होगा। लेकिन but does not include, यहाँ पर exclude कर रहे हैं। क्या include नहीं होगा? पहला पार्ट में अगर कोई person who has gone out of India और who stay outside India, अगर इंडिया के कोई बाहर जा रहा है, in either case फर्स्ट अगर कोई एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए जा रहा है, या कोई बिजनेस या वेकेशन के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है, या फिर एनी अदर पर्पस जिससे जो सर्कमस्टांसेस इंडिकेट करते हैं कि उसका इंटेंशन इंडिया के बाहर जो रहने का है वो फॉर द अनसर्टेन पीरियड है। तो ये तीन जो है ये आपका ए में के अंदर जो एक्सेप्शन क्लॉज है उसके अंदर तीन क्लॉज यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। ये जो है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं समझे जाएंगे इवन वो 182 डेज के कंडीशन को फुलफिल करते हैं लास्ट ईयर। एंड सेकेंड एक्सेप्शन बोलता है कि पर्सन हु हैज कम और टू अ स्टेज इन इंडिया। तो इंडिया पर्सन बाहर से इंडिया में आ रहे हैं इन ईदर केस, ठीक है, किसी भी केस में आ रहे हैं। तो ऐसे जनरली जो है कोई सी भी केस में आ रहे हैं एक्सेप्ट इन फॉर 3 पर्पसेस, वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया नहीं समझे जाएंगे। तो पर्सन रेजिडेंट इंडिया वो कब समझे जाएंगे? जब वो कोई बाहर का बंदा इंडिया में कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आ रहा है, या कि बिजनेस या वोकेशन के लिए आ रहा है, फिर कोई किसी भी पर्पस के आ रहा है जिसका जो सर्कमस्टांसेस है वो ये प्रूव कर रहे हैं कि वो इंडिकेट हिज इंटेंशन, उसका इंटेंशन को बता रहे हैं कि स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड। इन दैट केस वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा, अदरवाइज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं होगा। तो ये दो तरह से देखिए, यहाँ पर देखिएगा बट डज नॉट इंक्लूड एक डिफिनेशन का पार्ट है, बट डज नॉट इंक्लूड, और यहाँ पर अदरवाइज देन दो एक्सेप्शन, मतलब फर्स्ट एक्सेप्शन के अंदर और फिर आप सेकेंड एक्सेप्शन। तो इसके कारण ये सेकेंड जो वाला पोर्शन है यहाँ पर लोगों को काफी कॉम्प्लिकेशन होते हैं इस डेफिनेशन को समझने में। तो आइए हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इसको वन बाय वन हम इस पॉइंट को सारा एनालाइज करेंगे। सबसे पहले रेजिडेंस इन इंडिया अगर 182 डेज से ज्यादा है, अगर उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर वह लास्ट ईयर में अगर 182 डेज से ज्यादा है, तो इस केस में अगर आता है तो डिड ही कम्स टू इंडिया, अगर इंडिया आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ, यस फॉर द पर्पस ऑफ 3 पर्पस, अगर फॉर 3 पर्पस, जैसा कि हम लोगों ने देखा इंडिया अगर कोई आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वेकेशन के लिए, या कोई भी पर्पस जो से उसका सर्कमस्टांसेस इंडिकेट करते हैं उसके इंटेंशन को कि वो फॉर द अनसर्टेन पीरियड ऑफ द
अनसर्टेन पीरियड स्टे इन इंडिया है, तो ये 3 पर्पस के लिए अगर वो इंडिया में आ रहा है तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा। और अगर नहीं 3 पर्पस के अलावा किसी पर्पस के लिए आ रहा है तो वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। फिर डेफिनेशन के इस पार्ट में आइए कि अगर रेजिडेंट इंडिया मोर देन 182 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, डिड ही कम्स टू इंडिया, ठीक है। अगर नो तो डिड ही लीव इंडिया, ऐसे देखिए उसको क्या वो इंडिया से बाहर गया था। अगर इंडिया से बाहर गया है फॉर द पर्पस ऑफ 3 पर्पस, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वेकेशन या फॉर अनसर्टेन पीरियड के लिए उसका स्टे इंडिया के बाहर होगा तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। अगर नहीं है तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। दूसरा, डिड ही लिव इंडिया, नो, अगर इंडिया से बाहर गया ही नहीं तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखिए पर्सन रेजिडेंट इंडिया ग्रेटर देन 182 डेज, ठीक है। अगर ये नो है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। अब इस 3 मतलब जो एक्सेप्शन है इसको हम डेफिनेशन को 3 पार्ट में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके डिफिनेशन को सब तक आगे भी समझते हैं कि जैसे कि इंडिविजुअल के केस में ये कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा पर्सन ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा। दूसरा, ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन और कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी अगर इंडिया में है लेकिन वो ओन्ड या कंट्रोल है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया पे, लेकिन इंडिया में होने के कारण वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के डेफिनेशन में आ जाएगा। इसी तरह ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी इंडिया के बाहर है लेकिन ओन और कंट्रोल्ड है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के द्वारा तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में हो जाएगा। ये डेफिनेशन था दिया हुआ। अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पर्सन, तो यहाँ पर इनकम टैक्स लॉ से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ में भी आप पर्सन का डेफिनेशन देखते हैं जहां पर आप पर्सन इंक्लूड कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लेकिन यहाँ पर एज वेल एज ऑफिसेज एंड ब्रांचेस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ऑफिसेज, एजेंसीज, ऑफिस, ब्रांच ऐसे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट स्टेटस, ऐसा नहीं होता है उसका ऑनरशिप के अलावा। तो यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ द considering definition under the person under FEMA law prescribe offices and branches included in the definition of the person resident in India। तो यहाँ पर जो definition है पर्सन का उसमें यहाँ पर स्पेसिफिक ऑफिस एंड ब्रांचेस भी इंक्लूड है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंट के लिए आपका person should have resided in India in the preceding financial year for more than 182 days। लेकिन यहाँ पर citizenship is the not the criteria कि आप पर्सन रेजिडेंट इंडिया है, इन इंडिया है या रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इसके लिए सिटीजनशिप क्राइटेरिया नहीं है फॉर डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट ए पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया। थर्ड थिंग इसमें देखते हैं कि इस पूरा डिफिनेशन जो पार्ट है इसके 3 लिम्स हैं। पहला जो लिम्स है जो कहता है नंबर ऑफ डेज स्टे के हिसाब से कहता है। बाकी जो 2 पार्ट हैं वो इसे के एक्सेप्शन पार्ट को कवर करते हैं। तो फर्स्ट लिम ये कहता है कि इट स्टेट दैट ए पर्सन हु इज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग ईयर विल बी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये जो थ्रेशोल्ड या बेसिक लेवल है, कंसीडर पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पर्सन रिजाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में रहता है, देन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 पर्सन विल बी इंडियन रेजिडेंट होगा, क्योंकि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 क्योंकि 182 डेज से ज्यादा का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका स्टे हो गया है। उसी तरह का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का अगर चेक करना है तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा क्या उसका जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में उसका क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिम है इसका 2 एक्सेप्शन है। पहला, जब पर्सन कोई गोइंग आउट ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड पर्सन कमिंग इनटू इंडिया।
तो ये एक्सेप्शन कार्व आउट सिचुएशन दैट डू नॉट फॉल अंडर द मेन बॉडी ऑफ द सेक्शन इवन दो दे सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। ठीक है, इवन 182 डेज का अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हैं, लेकिन अगर एक्सेप्शन में फॉल कर जा रहे हैं आप, तो आप पर्सन रेजिडेंट इंडिया के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। दिस मीन्स दैट इवन ए पर्सन इज एन इंडियन रेजिडेंट based on the test provided in the first limb, that is more than 182 days in the preceding year stay in India, the person will be person resident outside India if he falls within the exception। ये इसका मतलब एक्सेप्शन का। सेकेंड लिम जो एक्सेप्शन पार्ट है उसमें है कि अगर इस स्टेट इफ ए पर्सन लिव्स इंडिया इन एनी ऑफ द थ्री पर्पस जो डिफिनेशन में दिया है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन या फिर अदर पर्पस, जो सर्कमस्टांस इंडिकेट करेंगे उसके इंटेंशन को फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ द पीरियड स्टे आउटसाइड इंडिया है, तो ये थ्री पर्पस जो डिफिनेशन में दिया है, तो देन ही विल नॉट बी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर इंडिया से हम बाहर जाते हैं फॉर द थ्री पर्पस, देन वी आर नॉट कंसिडर्ड एज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ही विल बी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। एग्जांपल से समझते हैं इसको। इफ ए पर्सन लिव्स इंडिया ऑन 1 November 2020, he will be non-resident from 2 November 2020, even though number of days in India was more than 182 days in financial year 2019-20, तो भी वो from the 2 November 2020 से वो person non-resident होगा। Similarly, if a person goes and stay out of India for carrying out any business, he will be person resident outside India from that date। For financial 2020-21, the person will be person resident in India till 1 November 2020, क्योंकि वो till the date, यहाँ पर देखिए फेमस लॉ जो है till the date से अप्लाई होता है। किस डेट से अप्लाई होता है? फ्रॉम द डेट, किस डेट से अप्लाई होगा? तो यहाँ पर 1 November 2020 तक वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया हो जाएगा, उसके बाद जो है वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। From 1 April 2021, the person will be continue to be person resident outside India as long as he stay out of India for employment। यहाँ पर an example for clause for any other purpose in such circumstances as would indicate a stay for uncertain period। तो थर्ड पॉइंट देख रहे थे एक्सेप्शन में, can be a person who has been green card in the USA। So green card entitle a person to a stay in the USA and eventually become a US citizen। If a person goes abroad and start staying in the USA, he will be a non-resident from that date, as he stay abroad indicate that he is going to stay there for an uncertain period। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है इसके डिफिनेशन का। अब हम लोग थर्ड लिम का यहाँ पर बात करेंगे, जो थर्ड एक्सेप्शन है। तो थर्ड एक्सेप्शन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपके लिए सबसे, क्योंकि ये जो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लिम में और थर्ड लिम दो एक्सेप्शन हो गए। यहाँ पे लिम 1 कहता है यूज द फ्रेज बट डज नॉट इंक्लूड, और थर्ड लिम कहता है यूज द वर्ड अदरवाइज देन। तो यहाँ पर 2 एक्सेप्शन है, जिससे इसका कॉम्प्लेक्स रीडिंग इसको बना देता है इस सेक्शन को। It states that if a person has come to India for any reason otherwise than employment, business or circumstances which indicate his intention to stay for uncertain period, he will be a non-resident। This will be so even if the person has a stay in India for more than 182 days in the preceding year। This will be so even if the person has a stay in India for more than 182 days in the preceding year। लेकिन अगर ये एक्सेप्शन पार्ट में कवर कर जाते हैं तो देन नॉट कंसिडर एज द पर्सन रेजिडेंट इंडिया। तो यहाँ पर देखिए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इफ ए पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन द 1 June 2020 फॉर विजिटिंग हिज पेरेंट्स, however his parents fall sick and he has stayed till the 31st March 2021। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 182 डेज से वो क्रॉस कर गया।
thereafter he continued to stay in India. उसके बाद इंडिया में कंटिन्यू है. It is however certain that he will leave India in next 6 months when his parents recover. His stay in India is neither for employment nor for business, और ऐसा circumstances indicate नहीं कर रहा है कि उसका uncertain period of के लिए इंडिया में स्टे करना होगा. In such case, even if he has resided in India for more than 182 days in financial year 2020-21 में, he will continue to be non-resident from 1st April 2021 because यहाँ पर circumstances indicate कर रहे हैं कि वो इंडिया में uncertain period of the stay ऐसा रहने का उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है. In financial year 2020-21, he is of course personal residence outside India as he did not reside in India for more than 182 days in the financial 1920. तो पिछले ईयर में पिछले का पिछले देख लीजिए, उसमें वो नहीं रह रहा है. If a person comes to India on the 1st June 2020 for employment, business or circumstances which indicate his intention to stay in India for uncertain period, in that case, he will be person resident in India from 1st June 2020. 1st June 2020 को अगर आया है, एम्प्लॉयमेंट किया, बिजनेस वोकेशन के लिए, फिर उसका इंटेंशन इस तरह है कि अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया में स्टे करेगा, तो 1st जून 2020 से वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा. ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है. आइए इसको और समझने की कोशिश करते हैं. रेसिडेंशियल स्टेटस जो है पर्सन रेजिडेंट इंडिया का इज नॉट फॉर ए ईयर, पूरे ईयर के लिए नहीं, इट इज फ्रॉम ए पार्टिकुलर डेट. यहाँ देख जैसा पिछला एग्जांपल हम लोग देखा, फ्रॉम द 1st जून 2020 जब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, बिजनेस वोकेशन के लिए आया है, फिर such circumstances indicate his intention for stay for a certain period in India, तो उस डेट से 1st जून 2020 से हमने उसे वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा. This is different from the income tax law. Income tax law में क्या होता है? Person has to pay tax in respect of the income of the previous year. Therefore, it is possible to look at the complete year for determining residential status under income tax law. FEMA is the regulatory law. One has to know the person's status at the time of undertaking a transaction. तो उस समय पर्सन का स्टेटस क्या है? जैसे एग्जांपल समझते हैं कि पर्सन कम्स टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इफ हिज स्टेटस कैन बी नोन ओनली व्हेन द ईयर इज कंप्लीटेड. अगर इस तरह ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा तब स्टेटस आप देखें, तो हाउ विल ही एंड अदर पर्सन पीपल इंटर इनटू कमर्शियल ट्रांजैक्शन विद ईच अदर. तो एट द पर्टिकुलर टाइम में उसका स्टेटस क्या है? इफ ही कंसीडर एज ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया टिल द ईयर इज ओवर, then people will not be able to enter into the transaction with them. This is the reason why the residential status is not for a year but from a particular year. ये समझना बहुत जरूरी है, क्यों पार्टिकुलर डेट से क्यों उसका रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट होता है. क्योंकि फेमा लॉ रेगुलेटरी लॉ है, और ये फॉर द एट द टाइम ऑफ द अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शन, उस समय हमें जानना होता है पर्सन का स्टेटस क्या होता है. क्यों हम पूरे साल के लिए वेट नहीं कर सकते, तो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. तो ये इन चीजों को देखते हुए ये फ्रॉम द डेट टाइम एंट्री इनटू द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, तो हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फ्रॉम द डेट लेते हैं, फ्रॉम द पर्टिकुलर डेट स्टार्ट करते हैं. It is understood that the condition apply only to the individual. It will not apply to HUF or association of person or artificial judicial person, as they cannot get employed, cannot go out of the India or come to India, hence do not come within the ambit of the second and third limb, that is exception part. These entities like HUF, AOP are not required to be registered or incorporated like corporate entity, nor the definition can be from the stage 4 to cover applying the criteria of own and control. तो यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि HUF या BOI अगर इंडिया में है, इन इंडिया दे विल कंसीडर एज द इंडियन रेजिडेंट. पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट के केस में पर्सन एंड बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट अगर इंडिया में है, कंसीडर एज द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. दिस डिफिनेशन टू डज नॉट अप्लाई टू AOP BOI.
ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी, एजेंसी, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया but owned and controlled by person resident in India will be considered as the person resident in India. PRII के द्वारा अगर ओन एंड कंट्रोल होता है कोई भी एजेंसी, ब्रांच या एजेंसी और इंडिया के बाहर ओन एंड कंट्रोल होता है तो वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया समझा जाएगा. Thus one cannot set a branch outside India and attempt to avoid FEMA provision. तो ये ध्यान रखना है कि इंडिया के बाहर रखना है तो फेमा के एज पर द फेमा लॉ प्रोविजन ही हम उसको सेटअप करें. एनी एजेंसी, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया बट ओन एंड कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. अगर इंडिया में कोई ब्रांच, एजेंसी है जो ओन या कंट्रोल PROI के द्वारा है, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कंसिडर एज द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. दिस इज रिलेवेंट because Indian resident can deal with such branch in India without considering FEMA law. If such branch is considered as the person resident outside India, then it will be difficult to undertake several transactions. तो person यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि why office, branch and agency outside India owned and controlled by the PRI and office, branch or agency in India owned and controlled by the PROI is the personal resident in India because हम as per the FEMA law जो ट्रांजेक्शन करने हैं वो उसको फैसिलिटेट करें. दोस्तों तो ये हमने समझा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का डिफिनेशन. अब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को समझते हैं. पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब है मींस ए पर्सन हु इज नॉट ए रेजिडेंट इन इंडिया. पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मतलब 182 डेज और जो एक्सेप्शंस हैं सेकंड लिंब के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिंब के, तो उसके में जो फॉल करते हैं तो ये अगर पर्सन रेजिडेंट इंडिया के डिफिनेशन में अगर नहीं आते हैं तो उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कवर करेंगे. और अगर पर्सन रेजिडेंट इंडिया के कंडीशन में आते हैं तो पर्सन रेजिडेंट इंडिया उसको कवर करेंगे, कंसीडर करेंगे. तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया सिंपल है कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वो है. हम चेक करेंगे क्या, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के डेफिनेशन को चेक करेंगे, उस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और अगर उस कंडीशन में फुलफिल नहीं करता तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है. तो ये फेमा लॉ की एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इन केस ऑफ एनी डाउट और query in this regard, you may drop your query in the comments box. We will try to reply in 2 and 3 days, or you may call between 5 PM to 6 PM from Monday to Friday. Thank you so much.